तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी, क्योंकि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। और आज कहानी शुरू करूं उससे पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया दिल से, हालांकि शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्राइम तक फैमिली है और फैमिली की वजह से ये क्राइम तक है। लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ माइलस्टोन आते जाते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों के मेल आए, सभी का नाम पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पूरी क्राइम तक फैमिली को दिल से, पूरी टीम की तरफ से, हम सब फैमिली मेंबर को एक दूसरे को ही बधाई, क्योंकि क्राइम तक आज 4 मिलियन का परिवार हो गया। अभी भी मुझे याद आता है जब ये ऐसी ही मजाक मजाक में शुरू किया था ये कहानी कहना और क्राइम तक की शुरुआत हुई थी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना सारा प्यार मिलेगा। और इस कहानी की शुरुआत भी बस यूं ही एक कहे कि इत्तेफाक से हो गई, क्योंकि आना था। मैंने पहले भी कहा कई बार आपको कि अब क्राइम तक है तो कुछ ना कुछ तो इसमें दिखाते रहना, करते रहना है। तो मैंने कहा शुरुआत में थोड़ी सी लफाजी कर लूँ, कुछ बातों के नाम पे यूं ही बातें करता रहूँ, कुछ सुनता रहूँ, कुछ सुनाता रहूँ। और उसी चक्कर में फिर ये कहानी की शुरुआत हो गई। और कहानी की भी शुरुआत ऐसी हुई कि अब कहानी का ही सफ़र मुझे लगता है कि करीब 750 के आसपास कहानियाँ हो चुकी हैं, सुना चुका हूँ। आप लोग सुनते हैं इसलिए सुनाता हूँ, लेकिन वाकई दिल से शुक्रिया, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से एक दिन इतना बड़ा परिवार बन जाएगा। और 4 मिलियन, करीब 40 लाख लोग क्राइम तक के फैमिली के मेंबर। और ऐसा भी नहीं, आप तमाम लोग बीच बीच में लगातार पूरे सिर्फ देश में ही दुनिया भर से मेल करते हैं, तारीफ करते हैं, शिकायतें करते हैं, लड़ते भी हैं, गुस्सा भी होते हैं, झगड़ते भी हैं, कई मुद्दे पे बुरा भला भी कहते हैं, कई मुद्दे पे तारीफ भी करते हैं। तो कुल मिलाकर ज़िंदगी के जितने रंग हैं वो सारे रंग आप लोग देते हैं। और इसी से पता चलता है कि ये जो पूरा फैमिली, जो पूरी फैमिली, मैं बार बार असल में कहता हूँ, वो बेवजह नहीं कहता हूँ। मुझे याद है ऐसे इस दौरान में, इस 4 मिलियन के सफ़र में बहुत सारे ऐसे मेल आए जिसमें धमकी भी मिली कि अगर अब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वे फैमिली छोड़ कर चले जाएंगे। कई लोग गुस्सा भी हुए, कई लोगों ने कुछ और भी बातें की। लेकिन कुल मिलाकर वो गुस्सा वैसे ही था जैसे एक फैमिली के अंदर में होता है बहुत सारी चीज़ में। जब हम एक परिवार का हिस्सा होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार आपस में लड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं, झगड़ते भी हैं, फिर मान भी जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें इस फैमिली के साथ भी हुई और इसलिए ये बड़ा अच्छा रिश्ता लगता है। तो आप लोगों का बस ये प्यार यूं ही हम सबका बना रहे। आप लोग अपनी शिकायतें भी करते रहें, लड़ते भी रहें, झगड़ते भी रहें, सलाह भी देते रहें, तारीफ भी करते रहें, हौसला भी बढ़ाते रहें, यही दुआ है। बस सिर्फ इस मौके पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, क्राइम की स्टोरीज़, खबर या किसी इशू, किसी मुद्दे को लेके हम सब की अलग अलग राय हो सकती है। कई बार ये भी होता है कि हम क्या दिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और भी दुनिया में खबरें हैं। कई बार होता है कि क्या एक ही चीज़ को बार बार इतना लंबा खींचते हैं। ये सारी चीज़ें सही होती हैं, मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं मानता हूँ। बट कई बार ये भी होता है कि एक स्टोरी है जो उसकी हर दिन फॉलो अप कोई लोग जानना चाहते हैं, जो मेल आते हैं, आधे लोग नहीं सुनना चाहते हैं। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल वक्त वही होता है जब बंटवारे का वक्त आता है कि किसकी सुनूं, किसकी ना सुनूं। लेकिन ये सारी चीज़ें ठीक है, चलता रहता है। आज इनकी बारी आई कि ये कहानी सुनो, कल किसी और की सुन लेते हैं, तो सब बराबर हो जाता है। लेकिन किसी भी खबर या स्टोरी में जब रिलीजन बीच में आता है, हिंदू मुस्लिम जात पात, वो बड़ा तकलीफ दे होता है। और मैं शुरू से आप लोगों से एक चीज़ कह रहा हूँ, आज भी कहता हूँ कि क्राइम रिपोर्टिंग जो मैंने की इसलिए नहीं की कि मुझे इसमें कुछ रिलीजन के एंगल लेने थे या बाकी चीज़ें थी। एक प्योर समाज में जो क्राइम हो रहा है उसको मुझे दिखाना है, और जिस तरीके से जैसे हो रहा हूबहू दिखाना है, यही कोशिश होती है। तो इसमें कोई धर्म और मजहब का कोई लेना देना नहीं होता है। कई बार कई लोग ऐसा कहते हैं किसी खबर को लेकर, तो बस जब किसी खबर के साथ कोई रिलीजियस एंगल जुड़ता है तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, और कुछ नहीं। बाकी मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं। कई बार गलतियाँ हुई, आप लोगों ने ध्यान भी दिलाया, मैंने उसकी तरफ ध्यान भी दिया, तो उसके लिए हमेशा माफ़ी भी मांगता हूँ, क्योंकि अगर इंसान गलती करता है तो माफ़ी मांगने में कोई शर्म आनी नहीं चाहिए। कई बार कई ऐसी फैक्ट्स या नाम या कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो जब भी ऐसा हो आप लोग ज़रूर उसी तरीके से बताते रहें। और इस वक्त मैं ख़ास तौर पर कहूँगा, चूँकि पूरी क्राइम तक फैमिली को जोड़ने का जो ख़ास तौर पे काम करते हैं लोग,
वो मेरी टीम में चाहे दीपक हो, चाहे वर्णिता हो, चाहे आसिम हो, लोकेंद्र हो, मुनीश हो, सुप्रतीम हो, फारूक हैदर हो, ये सारे लोग जिस तरीके से मेहनत करते हैं, मैं तो आपके सामने आता हूँ और बस बक करता रहता हूँ और कहानियाँ सुना के निकल देता हूँ, लेकिन असली जो ये लोग हैं जो मेहनत वाकई करते हैं, और इनकी मेहनत दिखती नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये कितना मेहनत करते हैं। तो इन लोगों को भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया इनकी मेहनत के लिए। अब आज की कहानी पर आते हैं। आज कहानी के 2 पार्ट हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज से जुड़े हुए हैं, और वो है अदालत और कानून से। मुझे याद है कई बार कई क्राइम तक फैमिली मेंबर ने सवाल पूछे थे कि मरने वाले जिसकी फांसी होती है उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है तो पूरी की जाती है क्या, कैसे कैसे बेल जमानत मिलती है। आज की जो कहानी है वो बिहार से है, और शायद मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे डिटेल में मिला नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन बिहार के बारे में तो गारंटी है कि यह पहला केस है बिहार के कानून के इतिहास में, बिहार की अदालत के इतिहास में जो एक फैसला है। बिहार हाई कोर्ट में 2019 में एक महिला जिसका नाम रंजीता पटेल है, वो हाई कोर्ट पहुंचती है 2019 में। रंजीता की कहानी यह है कि रंजीता की शादी एक बिहार के ही लड़के से होती है जिसका नाम है विक्की गुड्डू, 26 विक्की आनंद, 26 साल का विक्की आनंद, इसकी शादी रंजीता पटेल से होती है। लेकिन इस पे कहानी में एक ट्विस्ट ये था कि शादी से पहले विक्की जो है वो किसी और लड़की से प्यार करता था और दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि विक्की की शादी रंजीता पटेल से हो गई। अब शादी के बाद जो विक्की की गर्लफ्रेंड थी वो उसके ऊपर दबाव डालने लगी और उससे लड़ने लगी कि तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने मुझसे प्यार किया, तुमने मुझसे शादी करने के लिए कहा था, लेकिन शादी किसी और से कर ली, और वो पीछे पड़ गए कि अब तुम मुझसे शादी करोगे। विक्की की शादी के 6 महीने के बाद ये लड़ाई इस कदर बढ़ी कि एक दिन गुस्से में विक्की ने अपनी उसी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया, उसकी जान ले ली। उस लड़की के घर वालों को सारी कहानी मालूम थी, उनके इश्क के किस्से भी मालूम थे। तो जब उस लड़की का कत्ल हुआ तो पहला शक विक्की पर ही गया। इसके बाद घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने विक्की को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ हुई, फिर सारी चीजें जांच हुई, तो इन्वेस्टिगेशन में यही निकला कि विक्की ने अपनी उस गर्लफ्रेंड को इसलिए मार डाला क्योंकि वो अब उसके पीछे पड़ी थी कि वो उससे शादी करे, और जबकि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। तो शादी के 6ठे महीने ही विक्की एक कत्ल के जुर्म में पकड़ा जाता है और जेल भेज दिया जाता है। जेल जाने के बाद मुकदमा चलता है। 2012 में निचली अदालत अपना फैसला सुनाती है और निचली अदालत विक्की आनंद को अपनी ही गर्लफ्रेंड के कत्ल का मुजरिम मानती है, कसूरवार ठहराती है और उसे उम्र कैद की सजा सुना देती है 2012 में। अब विक्की एक सजायाफ्ता मुजरिम हो गया और सजा हो गई, उम्र कैद की सजा हो गई। उसको बिहार शरीफ जेल में भेज दिया गया और वो बिहार शरीफ जेल में ही बंद रहता है 2012 में सजा होने के बाद उम्र कैद, और उम्र कैद मतलब पूरी उम्र, ताउम्र। 2012 में वो जेल में एक उम्र कैद की सजा पाए हुए कैदी के तौर पर रहना शुरू करता है। इस दौरान में उसकी बीवी की अलग कहानी, रंजीता पटेल, जिसके साथ विक्की ने शादी की थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि शादी के 6ठे महीने में, 6 महीने के अंदर अंदर उसका सुहाग जो है वो जेल चला जाता है कत्ल के इल्जाम में। अब अगर अब यहाँ पे इंसानी पहलू से देखें तो इसमें रंजीता पटेल का कोई कसूर नहीं, कोई दोष नहीं था, क्योंकि उसके घर वालों ने शादी तय की, घर वालों की मर्जी से उसने शादी की, लेकिन शादी के बाद पति कत्ल कर बैठता है और कत्ल के इल्जाम में जेल चला जाता है और उसे उम्र कैद की सजा होती है। तो उसने कुल शादीशुदा जिंदगी के 6 महीने ही देखे थे। अब विक्की जेल में है, उम्र कैद की सजा हो गई है, रंजीता पटेल उसकी पत्नी घर में है। करीब 6 साल गुजर जाते हैं। 2018 तक विक्की पटेल परेशान रहती है। इस दौरान में बहुत सारे लोग उसे कहते हैं कि तुम्हारी शादी को 6 महीने ही हुए थे और अब उसको उम्र कैद की सजा हो गई, वो कभी लौट कर नहीं आएगा, तुम तलाक लो, अलग हो जाओ,
दूसरी शादी करो, अभी तुम्हारी उम्र क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन रंजीता पटेल उन लोगों के इन सुझावों को नहीं मानती। वो कहती है कि जैसा भी है वो मेरा पति है और मैं जब तक जिंदा हूं उसी की हूं और उसका इंतजार करूंगी। लोग, यहां तक कि रंजीता के घर वाले भी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं मानती। 2019 में रंजीता एक फैसला करती है और इस फैसले से उसके सारे घर वाले, उसके पड़ोसी, यहां तक के विक्की के घर वाले भी हैरान रह जाते हैं। वो एक वकील हायर करती है और पहुंच जाती है सीधे पटना हाईकोर्ट, और पटना हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाती है और उस अर्जी में उसने कुछ संविधान में दिए गए अधिकारों का हवाला देती है और कहती है कि वो एक भारतीय नारी है, उसकी शादी हुई है और उसे मां बनने का पूरा हक है और इस संविधान ने दिया है उससे यह हक, तो कानून उसके इस हक को नहीं छीन सकता। बाकायदा वो कहती है कि उसका एक पति है जिसके साथ शादी के सिर्फ 6 महीने बिताए थे और 6 महीने बाद वो कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया, अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई और अब वो कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन उसके गुनाहों की सजा मुझे क्यों मिली? मैं एक पतिव्रता पत्नी हूं, समाज के नियम और रस्मों के हिसाब से मेरी शादी हुई है और इसी समाज के नियम और रस्मों के हिसाब से मुझे मां बनने का पूरा हक है, तो ये कानून मुझे मेरे मां बनने का हक लौटाए। अब मां वो तभी बन सकती है जब उसका पति जेल से बाहर आए या दोनों अकेले में हो। ये 2019 में मामला रंजीता पटेल ने पटना हाईकोर्ट में लिया। बहुत सारे लोग हंसे कि ये क्या बेवकूफ़ी है, ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें इस तरीके की कोई चीज़ हो। एक शख्स, एक कातिल जिसको उम्र कैद की सज़ा दी गई है, उसको सिर्फ किसी की मां बनने के लिए उसे कुछ मोहलत, कुछ पेरोल पे, जमानत पे छोड़ा नहीं जा सकता। अब चूंकि उसे ऑलरेडी सजायाफ्ता कैदी उम्र कैद की सजा हो गई तो जमानत के सारे ऑप्शन तो बंद हो गए, तो अब बचता है पेरोल। अब हमारे देश में पेरोल की जो परंपरा है वो आमतौर पर सिर्फ पेरोल उसी वक्त दी जाती है जब उस मुजरिम को, जिसको सजा हो चुकी है और पेरोल पे ही बाहर आ सकता है, तो उसके कुछ खास है। ह्यूमन ग्राउंड पर पेरोल उनको दी जाती है जिसके फैमिली में एकदम सबसे नज़दीकी, जैसे माँ बाप बुजुर्ग हों, बीमार हों, कोई देखने वाला नहीं है, तो आप पेरोल मिल जाती है कि आप जाकर अपनी माँ बाप की सेवा करें, खिदमत करें। घर में किसी की शादी है, बहन की शादी है और कोई नहीं है और वही सब निभा सकता है जिम्मेदारी, तो पेरोल मिल जाती है। किसी की डेथ हो गई, क्लोज रिश्तेदार की, माँ बाप की, भाई बहन की, और कोई है नहीं, तो ह्यूमन ग्राउंड पे, मानवीय अधिकार पे, वहां पे भी पेरोल मिल जाता है कि आप जाइए उसका अंतिम संस्कार कीजिए। तो ऐसे मौकों के लिए तो पेरोल दिया जा सकता है। लेकिन एक औरत अदालत का दरवाजा खटखटा रही है कि मुझे मेरी मां होने का अधिकार ये कानून दे, मैं एक शादीशुदा औरत हूं और मैं मां बनना चाहता हूं, और ये कानून और अदालत इस मां बनने के बीच में रुकावट डाल रही है। तो ऐसी अर्जी पे लोग हंसे। 2019 में ये एप्लीकेशन दिया रंजीता पटेल ने, लगभग साल बीते। 2020 में इसकी कुछ सुनवाई हुई, फिर कोरोना की वजह से कुछ चीजें रुकी, 2021 आ गया। अब अभी अदालत ने, पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और ये फैसला रंजीता पटेल के हक में सुनाया। बाकायदा अदालत ने कहा कि रंजीता पटेल को ये संविधान ये हक देता है कि वो मां बने और उसके इस मां बनने के हक को कोई छीन नहीं सकता, ना ही कानून भी नहीं छीन सकता। और इसीलिए अदालत रंजीता की इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए विक्की आनंद यानी उसके पति को 15 दिनों के पेरोल पर रिहा कर रही है। और इन 15 दिनों पर उसको सिर्फ रिहाई इसलिए मिल रही है क्योंकि रंजीता पटेल को मां बनना है और मां बनने के लिए उसे अपना पति चाहिए। तो पटना हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। इससे पहले बिहार में कभी ऐसा कोई फैसला नहीं आया जब किसी उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी को सिर्फ उसकी पत्नी के कहने पर कि उसे मां बनना है, उसे 15 दिन के पेरोल पर रिहा किया गया। ये पहला रीजन, पहली वजह है कि किसी को मां बनने के लिए किसी कैदी को पेरोल पर रिहा किया गया। ये पटना हाई कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया है और इस फैसले के बाद बाकायदा तारीख तय हो चुकी है। 15 दिन के लिए विक्की आनंद जेल से बाहर आएगा और जेल से बाहर आने के बाद वो रंजीता पटेल के साथ ये 15 दिन गुजारेगा, अपनी पत्नी के साथ रहेगा और ठीक 15वें दिन वापस उसे बिहार शरीफ जेल आना है। तो ये एक नायाब केस, एक नायाब फैसला था, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये कहानी का पहला पार्ट।
अब दूसरा, इसी अदालत से जुड़ा हुआ मामला। आपको याद होगा पिछले साल जब कोरोना फैला तो इस कोरोना ने समाज के हर तबके पर अपना असर डाला। कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो इससे अछूता रहा हो, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो इससे अछूता रहा हो। पुलिस में भी, अदालत में भी, और जेल तक में कोरोना ने एंट्री मार दी। अब कोरोना की वजह से कैदी कोरोना के शिकार होने लगे और अपने देश के जेल की हालत यह है कि आप किसी भी जेल का नाम लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितनी उनकी क्षमता है, उससे दोगुने और तिगने कैदी जेलों में रह रहे हैं। इसी को देखते हुए देश के अलग अलग जेलों ने यह फैसला किया कि वो कैदी जिनकी जुर्म थोड़े कम हैं, कम संगीन हैं, वो जिनके अभी फैसले नहीं आए, मतलब अंडर ट्रायल हैं, ऐसे कैदियों को जमानत पर अदालत के थ्रू रिहा कर दिया जाए जब तक कि कोरोना का असर है, और जब कोरोना कम हो जाएगा तो वो लोग वापस आ जाएंगे। तो देश के अलग अलग जेलों ने ऐसे कर करके सैकड़ों कैदियों को बाहर कर दिया जमानत। अब उसी में तिहाड़ जेल का भी नंबर आता है और तिहाड़ जेल ने भी सेम यही काम किया। तिहाड़ जेल ने तिहाड़ जेल की भीड़ को कम करने के लिए 2020 पिछले साल करीब अगस्त सितंबर की बात है, जब कोरोना पीक पे था, तो अदालत को अपने साथ मिलाते हुए 6,700 कैदियों को, जिसमें कुछ अंडर ट्रायल थे, उनको सजा हो चुकी थी, कुछ को, उनको कोरोना से बचाने, जेल की भीड़ कम करने के लिए इमरजेंसी पेरोल, उसका नाम दिया गया था एक, क्योंकि बेल और वो उसमें बहुत सारी कानूनी अड़चने भी आती हैं। तो कोरोना का हवाला देते हुए 6,700 कैदियों को तिहाड़ जेल ने इमरजेंसी पेरोल पर रिहा करने का फैसला किया, इस आदेश के साथ कि ये सारे कैदी 10 अप्रैल 2021 को वापस तिहाड़ जेल आ जाएंगे। आज 22 अप्रैल है, 12 दिन पहले की मियाद दी गई थी। तो लास्ट ईयर 6700 कैदियों को तिहाड़ जेल ने छोड़ा इमरजेंसी पेरोल पर, और उन्हें 10 अप्रैल तक, क्योंकि जेल मानकर चल रहा था कि 10 अप्रैल तक कोरोना के हालात जो है वो ठीक हो जाएंगे, और हुए भी थे वो, तो फिर अचानक अभी बढ़ा है पिछले 20 दिनों में। तो 10 अप्रैल तक इन लोगों को वापस आना है। बात आई गई हो गई। अब 10 अप्रैल की तारीख आ गई 12 दिन पहले। अब जब 10 अप्रैल की तारीख आई, उसके बाद 11, 12, 13, 3-4 और दिन वेट किया तिहाड़ जेल ने, तो पता चला कि जो 6,700 कैदियों को इमरजेंसी पेरोल पर रिहा किया गया था, उनमें से आधे भाग गए। कुल 3,500 3300 कैदी 10 अप्रैल की जो डेडलाइन थी उनको सरेंडर करने की, तिहाड़ जेल में आकर वो 3500 कैदी आ ही नहीं। तो 6700 में से 3500 गायब, और उनका कोई पता नहीं। कुछ ऐसे कैदी थे जिन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई कि उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, कुछ ने ये कहा कि कोरोना फिर से बढ़ गया, उन्हें मोहलत दी जाए, उन पर अभी सुनवाई होनी, लेकिन उन्होंने जेल ऑफिशियल्स को भरोसे में रखा कि हम आ रहे हैं, डरो मत, हम भागेंगे नहीं। लेकिन ये कुछ थे, कुछ तो वाकई ईमानदार निकले जो 10 अप्रैल को पहुंच गए और जेल के अंदर शिफ्ट हो गए। अब उनके लिए अच्छा है, क्योंकि अब फिर से कोरोना बढ़ रहा है, तो अगर दोबारा जेल खाली करने की नौबत आई तो इन कैदियों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि ये ईमानदारी से वादा इन्होंने पूरा किया और इमरजेंसी पेरोल लेने के बाद 10 अप्रैल को अपने आप को सरेंडर भी कर दिया। लेकिन 3500 कैदियों का क्या, जो भाग गए। अब जब तिहाड़ जेल ने इंतजार किया और उसके बाद भी ये लोग लौटे नहीं, तो तिहाड़ जेल के हाथ पैर फूले। इसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस को इन 3500 कैदियों की लिस्ट दी अलग अलग जगहों के, और उनसे कहा कि भैया आप हमारी मदद कीजिए और इनको पकड़कर वापस हमारे हवाले कराइए। अब दिल्ली पुलिस इतने सारे कैदी, तिहाड़ जेल के इतिहास में होगा पहली बार कि एक साथ आपको लगभग 3000 से ज़्यादा कैदियों को ढूंढना है, ढूंढकर पकड़ना है और पकड़कर वापस तिहाड़ जेल लाना है। तो कोरोना के नाम पर, कोरोना की वजह से इन कैदियों को बाहर जाने का मौका मिला, लेकिन उस मौके का इन्होंने गलत फ़ायदा उठाया, वादा पूरा नहीं किया। इमरजेंसी पेरोल पे जो उन्होंने भर के दिया था कि हम 10 अप्रैल तक लौट आएंगे, वो नहीं आए। अब तिहाड़ जेल इन्हें वापस चाहता है। तो अब देखिए क्या होगा, इन कैदियों में से कौन कौन आता है, कौन कौन पकड़ा जाता है, सबकी डिटेल भी दे दी गई है, कौन कहाँ मिल सकता है, इनके घर वालों से भी पूछताछ हो रही है। तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कितने लौटते हैं वापस अपने घर और कितने रहते हैं अपने ही घर में छुप छुप कर। तो ये एक दूसरा पहलू था। तो दो कहानियां थी पेरोल की, एक
उन कैदियों की जो कोरोना के नाम पे इमरजेंसी पेरोल लेकर निकले, और एक उस पेरोल की जिसमें एक शख्स को 15 दिनों के अंदर अंदर बाप बनने के लिए रिहा किया गया। तो आज कहानी में इतना ही। एक बार फिर से पूरी क्राइम तक फैमिली जो अब 4 मिलियन की हो गई, एक दूसरे को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। और जिम्मेदारी भी अब बढ़ती जा रही है। अब मुझे लगता है गुस्सा और शिकायतें भी सिलसिला लंबा होता जाएगा, प्यार भी लेकिन बढ़ेगा, ये भी मुझे उम्मीद है। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। कोरोना में फिर कहूँगा, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, एहतियात बरतिए। कम से कम अगले 10 दिन, एक हफ्ता थोड़ा ज़्यादा चौकन्ने रहिए। इसके बाद ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ बस इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।